हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 की लेसन नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शंस अर्थात मानव जनन में हम लोग मानव जनन के अंतर्गत लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहा हूं, जिसमें आज हम बताएंगे क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात नर जनन तंत्र के बारे में बताएंगे। आपको पता चल गया, वो फिगर पहले ड्राई कर दिए हम बोर्ड पे, पहले ड्राई कर दिए ताकि हमको समय कम लगे और आप लोग भी समय कम लगे। इतना देर छापने में इसको जो टाइम लगेगा वो बहुत ज्यादा लग जाएगा, इसलिए हम पहले छाप के रखे हुए हैं। और आपको जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं अर्थात पुरुष का जो नर जनन तंत्र होता है वो आपके एग्जाम्स बोर्ड एनसीईआरटी या कोई भी बोर्ड एग्जाम हो वहां पे 5 नंबर में लिखने के लिए आता है। इनका काम माने नर जनन तंत्र का जो काम होता है वो काम लिखने का आता है और ये फिगर ड्राई करने का आता है। यदि फिगर ड्राई करने का है और नामांकित चित्र फिगर ड्राई करके फिर आती नाम दर्शा देना, आपको 5 नंबर और थोड़ा बहुत काम लिख देना, बस आपको 5 मार्क्स लॉन्ग टाइप्स के चंद फिक्स हो जाएंगे। ऑलवेज बातें क्या कि यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव बनेगा वो ऑब्जेक्टिव हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलते हैं बिना लेट किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू लोग। तो चलते हैं आगे की ओर। देखो बाबू लोग, चलते हैं आगे की ओर। देखो बाबू लोग, पहला ऑर्गन देखो, पहले समझना क्या कि इसमें टोटल ऑर्गन्स होते कितना। तो देख लेते हैं कौन कौन से ऑर्गन से पहले बाबू लोग अब हम आपको देख लेते हैं। हम पहले हम दिखा देते फिगर के अनुसार ही, फिगर के अनुसार ही दिखा देते क्या कि कितना ऑर्गन्स होते हैं। तो देखो पहला है मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो बाबू लोग पुरुष जनन तंत्र में जो ऑर्गन्स होते हैं वो हम गिन के ही बता देते हैं। यहाँ पर ही जो ये गोल गोल है बाबू लोग, ये जो 1 और 2 बाबू लोग कहने का मतलब क्या, एक ऑर्गन हो गया ब्रीसन जिसे हम लोग इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। दूसरा ऑर्गन आदिब्रीसन जिसे इंग्लिश में एपिडिडाइमिस कहते हैं। तीसरा ऑर्गन ये जो नली है शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहिका भी कहते हैं, इसमें वास डिफरेंस। तो 1 ऑर्गन, सेकेंड, थर्ड मैंने 3 ऑर्गन्स हो गया। अगला ऑर्गन के नाम है बाबू लोग शुक्राशय। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो थैली नुमा है उसे हम लोग शुक्राशय बोलते हैं। ये शुक्राशय ग्रंथि और आगे ये जो नली है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक अस्खलन नली। बाबू लोग आप स्क्रीनशॉट पहले ले ली इस फिगर का, ताकि फिगर में कुछ दिक्कत भी हो जाए ना तो आप स्क्रीनशॉट रख ले रहेगा, आप फिगर ड्राई कर लीजिएगा। कहे कि फिगर में थोड़ा गेद उद हो जाएगा, थोड़ा खराब हो जाएगी रफ के टाइप की, तो दिक्कत होगा समझ लो। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस फिगर का। तो भाव लोग ये पहला ऑर्गन ब्रिसन, दूसरा जो ये रेड कलर के जो घुंघरू टाइप के जो लगा हुआ है उसे कहते हैं अधिब्रिसन। और जो नली है इसे नाम है शुक्रवाहिनी, और ये जो थैली है उसे नाम है शुक्राशय। और यहां से शुक्राशय लेके यहां तक वाला जो नलिया है ये वाला, ये नाम है अस्खलन नली। क्या नाम है, अस्खलन नली। तो वह लोग देख लेते ऑर्गन्स नाम 1 2 3 4 5 6। और देखो जो ये मटर के दाने के जैसा जो आपको लग रहा वह बाबू लोग कॉपर्स ग्रंथि। क्या है, कॉपर्स ग्रंथि। और ये जो है ऑर्गन ये यहां से लेके यहां तक सीसन। तो बाबू लोग ऑर्गन्स कितने हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 ऑर्गन्स आए। कितना अंग आए बाबू लोग, 7 अंग। अंग इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गन्स। तो बाबू लोग टोटल आप लोगों का कितना गया, टोटल 7 अंग। इन 7 अंग का काम पढ़ेंगे बाबू लोग हम लोग, ठीक है। इस 7 अंगों के बारे में हम लोग काम अभी हम पढ़ने वाले, ठीक है। तो बिना लेट किए चलते हैं 7 अंग के बारे में। पहला हम ऑर्गन जानेंगे क्या कि ब्रीसन है क्या। लोग हम इसके पिछला लेक्चर में हम बता चुके हैं कि मानव जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं वो 2 भाग में बांटा गया, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हम फीमेल वाला पढ़ रहे हैं, स्पेशल फीमेल आज पढ़ रहे हैं, आती मेल पढ़ रहे हैं, स्पेशल नर जनन तंत्र पढ़ रहे हैं, पुरुष वाला पढ़ रहे हैं आज हम लोग। तो भाव लोग इसके पीछे हम
नाम इसे जो होता है वो नाम हम पिछला लेक्चर में बता दिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से नाम आते हैं और फीमेल के अंतर्गत कौन कौन से नाम आते हैं। तो भाई लोग मेल के अंतर्गत आपका नाम कौन कौन आ गया, ब्रिसन आ गया, लिख देते हैं भाई लोग, ब्रिसन आ गया, क्या गया, ब्रिसन। पहला ऑर्गन से क्या, ब्रिसन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिस, क्या कहते हैं, टेस्टिस। दूसरा ऑर्गन से बाबू लोग अधिवृषण, क्या है, अधिवृषण, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस कहते हैं, क्या कहते हैं, इपिडिडाइमिस। अगला तीसरा पॉइंट हम कहते हैं क्या, शुक्रवाहिनी, क्या कहते हैं बाबू, शुक्रवाहिनी। अब बताओ शुक्रवाहिनी को इंग्लिश में यह नाम इसका शुक्रवाहिका, क्या नाम है, शुक्रवाहिका। तो वो लोग तीन ऑर्गन्स ये हो गया। चौथा ऑर्गन्स के नाम है शुक्राशय, क्या नाम है, शुक्राशय ग्रंथि, शुक्राशय नाम है, क्या नाम है वो लोग, शुक्राशय। अगला के नाम है अस्खलन नली, क्या नाम है, अस्खलन नली। वो लोग 6 में क्या है, पुरस्थ ग्रंथि, क्या है, पुरस्थ ग्रंथि या प्रोटेस्ट ग्लैंड भी कहते हैं, प्रोटेस्ट ग्रंथि, प्रोटेस्ट ग्रंथि होता है। अब देखो बाबू, वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिका, चौथा शुक्राशय, फिर अस्खलन नली और पुरस्थ ग्रंथि। अगला बाबू लोग 7वां में सीसन, क्या है, सीसन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पेनिस, क्या कहते हैं, पेनिस। तो ये ऑर्गन्स नाम लिख दिए, हम पिछले लेक्चर में भी ऑर्गन्स नेम बता चुके, नहीं देखे वीडियो तो जाके देख लीजिए, ठीक है, न तो आपको और बेहतर तरीका से समझ में आने वाला, जब देख लीजिएगा तब। तो भाई लोग कहने का मतलब क्या कि हम आपके ऑर्गन्स नेम लिख दिए, क्या कि सर ये जो वृषण है, पुरुष नर जनन तंत्र के अंतर्गत 7 ऑर्गन्स आते हैं, कितना आते हैं, 7, उस 7 का हम नाम लिख दिए, वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, अस्खलन नली, पुरस्थ ग्रंथि, कॉपर्स ग्रंथि। हाँ अरे और ज्यादा आने वाला होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ एक कॉपर ग्रंथि होती है, तो टोटल 8 हो जाएगी। देखो बाबू, पुरस्थ ग्रंथि के बाद सीसन के बाद क्या आती है, कॉपर ग्रंथि। सेवन में क्या आएगा बाबू, 7 में आएगा आपको कॉपर ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि। तो बाबू लोग पहला आ गया वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी और शुक्राशय, अस्खलन नली, पुरस्थ ग्रंथि और कॉपर ग्रंथि। तो बाबू लोग आठवां में आ गया सीसन, कहा गया, सीसन, पेनिस, क्या बोलते हैं इसे, पेनिस, सीसन, ये सीसन है, क्या बाबू लोग, सीसन। तो बात को हम समझते चलते हैं, क्या टोटल कितना ऑर्गन्स हो गया, 8 हो गया, बाप रे बाप। कि पुरुष में कितना ऑर्गन्स, 8, वृषण, वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, अस्खलन नली, पुरस्थ ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि और सीसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑर्गन्स, आपको पता चल गया 8 ऑर्गन्स होते हैं। तो बालों पहला ऑर्गन हम चलते हैं, पहला एक एक ऑर्गन करके पढ़ते चलेंगे, आप लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, कॉपी कलर लेके बैठे होंगे तब। बालों पहला ऑर्गन हम लोग वृषण के बारे में पढ़ने वाला है, टेस्टिस के बारे में। बालों टेस्टिस पुरुष का पहला पॉइंट, टेस्टिस के अंतर्गत ये पुरुष का प्रमुख जनन अंग है। पहला पॉइंट क्या है, ये पुरुष का प्रमुख जनन अंग है। ये प्रमुख जनन अंग इसलिए बाबू लोग ताकि इससे क्या बनता है, मेल गैमेट, मेल गैमेट, नर युग्मक, क्या बनते हैं, नर युग्मक को क्या कहते थे हम लोग पिछला लेक्चर में, शुक्राणु स्पर्म बनते हैं। क्या बनते बाबू, स्पर्म बनते, शुक्राणु बनते। देखो बाबू वृषण को हम लोग प्रमुख जनन अंग इसलिए कहते हैं ताकि इससे क्या बनती है, नर युग्मक स्पर्म बनते हैं। अब अगला बात कि वृषण की संख्या कितनी होती है सर, वृषण की संख्या बाबू लोग 2 होती है।
कितना होती है? 2। ये होते कहा? वृषण के काम है शुक्राणु को निर्माण करना, नरिग्मक का निर्माण करना। इसकी संख्या 2 होती है। अब इसकी संख्या जब 2 होती है बाबू तो समझ जाइएगा ये होती है कहां पे? तो पुरुष के दोनों जंघाओं के बीच में लटका हुआ रहता है, जब हम लोग अपना भाषण आड़ू माने जो होता है जानवर इसमें भी बीच लटका हुआ सीसन पेनिस के सामने माने बॉडी के नीचे जो लटका हुआ है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? वृषण कहते हैं। ये वृषण में के अंदर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो सर ये दोनों जंघाओं के बीच, दोनों जंघाओं के बीच अलग अलग स्थित होते हैं, अलग अलग मौजूद होते हैं या स्थित होते हैं? स्थित होते हैं। तो आपको बात समझ में आ गया होगा बाबू लोग क्या कि सर जो इसकी संख्या होती है वो 2 होती है और ये कहां पे स्थित होती है? ये दोनों जगहों के बीच अलग अलग क्या रहते हैं? स्थित होते हैं। सर इससे बना क्या? स्पर्म बना, जिसे हम लोग कहते हैं अपना भाषा में शुक्राणु, हिंदी में। ठीक है। अगला बात, सर वृषण जिस कवर में रहता है उस खोल का नाम क्या है? उस खोल का नाम है बाबू लोग स्क्रोटम। स्क्रोटम माने वृषण कोश। क्या नाम है? वृषण कोश। आप लोग के बात समझ में आ गया होगा बाबू लोग क्या? सर जिसमें वृषण रहती है, जिसका भरवा में रहता है वृषण, उसका भरवा पतला पतला नहीं होता है, झूला टाइप के झुलवा में होता है 2 गुण वृषण बाबू। तो झुलवा के नाम क्या है बाबू लोग? थैली के नाम क्या है? उस थैली का वृषण कोश नाम है। जिसके अंदर 2 को जो लटका हुआ, ये दोनों जो लटका हुआ है वैसे वाला थैला में ऐसे रहता है, बीचे में ऐसे, एक इधर एक इधर। तब आप लोग इस थैलिया के नाम क्या है? वृषण कोश नाम है। क्या नाम है? वृषण कोश। आइए से देखो 2 गो नलिया निकलल बाबू, ये वाला ये वाला। बात समझ में आ गया? सर जो वृषण होते हैं ना, ये वृषण से ही स्पर्म बनता है और जिस थैलिया में रहता है उसका नाम है वृषण कोश। का नाम है? वृषण कोश। अब इससे जो नलिया निकला है उसी को नाम है शुक्रवाहिनी। ठीक है, बात समझ में आया कि सर जिसका भरवा में रहता है उकरे नाम है वृषण कोश, स्क्रोटम। अब आगे की ओर चलते हैं बाबू लोग। सर जब ये होते हैं खोल का नाम एक वृषण कोश है, जिसके अंदर वृषण कोश होते हैं, वृषण होते हैं जिसमें क्या होते हैं? जिसमें वृषण मौजूद होते हैं उसका नाम क्या होता है? वृषण कोश। तब आप लोग इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? वृषण पाए जाते हैं। अब कहेगा सर कि स्पर्म के निर्माण के लिए जो वृषण कोश का टेम्परेचर होना चाहिए कितना होना चाहिए? तो इसका टेम्परेचर बाबू लोग वृषण कोश का टेम्परेचर जो होना चाहिए, टेम्परेचर, वो टेम्परेचर बाबू लोग बॉडी के टेम्परेचर से, बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होनी चाहिए। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होनी चाहिए। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए बाबू। क्या होनी चाहिए? कम। अर्थात बॉडी का कितना डिग्री सेल्सियस होती है? बॉडी की 37 डिग्री सेल्सियस होती है टेम्परेचर। तो सर 37 से जब हम 2 से 3 डिग्री सेल्सियस घटाएंगे तो कितना आएगा बाबू? 34 से 35 डिग्री सेल्सियस आएगा। कितना आएगा? 34 से 35 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो बाबू लोग आपको इतना समझ में आ गया होगा क्या कि सर वृषण पुरुष का एक प्रमुख जनन अंग है, इसलिए ताकि इससे नरिग्मक शुक्राणु बनते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है सर? 2 होती है। दोनों जगहों के बीच अलग अलग स्थित होता है। आप नोट्स बनाते जाइएगा बाबू। जिस खोल में रहता है वृषण उस खोल का नाम क्या है? वृषण को स्क्रोटम कहते हैं। सर इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? इसका टेम्परेचर बाबू लोग बॉडी के टेम्परेचर 37 डिग्री होती है, उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम, अर्थात 34 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तब बाबू लोग स्पर्म का होगा निर्माण। तब इससे क्या होगा? तब इससे बाबू लोग किसका फॉर्मेशन होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन हो पाएगा। स्पर्म माने शुक्राणु का निर्माण हो पाएगा। बात समझ में आया कि सर नतिया तो समझ में आइए गया, आप पढ़ाइएगा और समझ में नहीं आएगा, ये मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। बाबू लोग वृषण है,
वृषण एक पुरुष का प्रमुख जनन अंग इसलिए है ताकि इससे स्पर्म बन पाते हैं। अगला बात, इसकी संख्या 2 होती है। ये दोनों जंघाओं के बीच अलग अलग स्थित होते हैं। जिस खोल में होता है उस खोल का नाम है वृषण कोश। और इनका निर्माण के लिए भाव लोग, इनका किसका निर्माण के लिए, शुक्राणु के निर्माण के लिए भाव लोग, शुक्राणु के निर्माण के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो टेम्परेचर भाव लोग बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होनी चाहिए, अर्थात 34 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, आवश्यक होती है। यदि इतना टेम्परेचर नहीं मिल पाता तो आपको अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा बाबू। इतना दिक्कत एकदम साधारण तरीका से हम समझते जाएंगे, ठीक है। सर वृषण जो पुरुष का प्रमुख जनन अंग जो दोनों जंघाओं के बीच अलग अलग मौजूद होते हैं। अब अलग अलग जिस खोलिया में रहता है उस खोलिया का नाम है वृषण कोश और उसका टेम्परेचर 34 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यदि नहीं होती तो स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, तो बच्चा कहां से जन्म लेगा। अब अगला बात है बाबू लोग, आगे की बात क्या है कि सर जो वृषण होता है, वृषण सर वृषण जो होते हैं वो वृषण कौन सा टिश्यू से बने होते हैं वृषण के बाद, तो बाबू लोग ये जो टिश्यू का नाम है ऊतक के नाम है, वो ऊतक के नाम है संयोजी ऊतक। क्या नाम है बाबू, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक माने कहने का मतलब क्या, कनेक्टिव टिश्यू। इंग्लिश में बोला जाए क्या बाबू, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। अब बताओ संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। सर ये ऊतक है जो संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। ये टिश्यू जो होते हैं बाबू लोग, ये क्या ऊतक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, ऊतक। कौन सा ऊतक से वृषण बना होता है, संयोजी ऊतक से। अब बताओ जितने भी ऑर्गन्स होते हैं बॉडी का, यदि संयोजी ऊतक से बना होगा वो ऑर्गन थोड़ा नाजुक होती है, थोड़ा कमजोर होती है, वीक होती है। वीक होने के कारण बाबू लोग यदि थोड़ा बहुत भी चोट लग गया, उस पर दबाव पड़ा तो दर्द देने लगता है। यहाँ पे जानते हूँ यदि पुरुष होंगे यदि लड़का होंगे तो आपको ये पता होगा, जानकारी होगा, लेकिन लड़कियों के तो पास नहीं होता तो उसको कहां से जानकारी होगा। ये बात अच्छा कीजिए कि हाँ लड़कियों के पास नहीं होता दर्द, लेकिन उसे टोक के दे सकती है लड़का वाला। तो बाबू लोग ऊतक कौन सा ऊतक से बन सकता है, संयोजी ऊतक से, कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। इतना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर आगे बात है, सर संयोजी ऊतक जो बना होता है ना उस लेयरवा के नाम क्या है। सर जी हम जानते हैं कि संयोजी ऊतक से बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं, उस लेयर के नाम है बाबू लोग ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या नाम है बाबू लोग, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या नाम है बाबू लोग, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या नाम है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या नाम है बाबू लोग, उस लेयर करे ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो बाबू लोग आपको इतना समझ में आ गया होगा क्या कि पुरुष के प्रमुख जनन अंग इसलिए कहा जाता है ताकि इससे स्पर्म बनता है। इसकी संख्या 2, ये दोनों जगहों के बीच अलग अलग होती है। जिस खोल में रहता है उस खोल का नाम है वृषण कोश। इनका टेम्परेचर शुक्राणु के निर्माण के लिए 34 से 35 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। ये वृषण जो होता है ना, वृषण संयोजी ऊतक से बना होता है और उस लेयर का नाम क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया नाम है। अब आगे की ओर चलते बाबू लोग, देखो अब वृषण के अंदर कई सेप्ट होते हैं, कई पट्टी होते हैं। माने ये वृषण है, वृषण कहता है, ये वृषण है, इसके अंदर बाबू लोग कई पाली होगा एक अंदर, ठीक है। अब एक अंदर कई पाली होगा, वो पाली से नली निकलेगा, प्रत्येक पाली से नली निकलेगा, प्रत्येक पाली से क्या निकलेगा, नली निकलेगा। उस नली के नाम है बाबू लोग शुक्र जनन नलिका। कुछ नाम बाबू लोग, शुक्र जनन नलिका। ये नलिका निकलकर इसी नली की सहायता से स्पर्म बाहर निकलता है आदि वृषण में। मानी इसके अंदर पाली बाबू लोग, ठीक है। ये पाली में प्रत्येक सेप्ट में जो बहुत सारी पाली होती, 15 से 20 पाली होती है एक हथी में। आई पाली से निकलकर ये जो अधिवृषण बनाया है। सर तो बात सही है, लिखा क्या गया है कि बाबू जो वृषण होता है ना, ये वृषण के अंदर कई सेप्ट होते हैं।
वृषण के अंदर कई सेप्ट होते हैं। अगला पॉइंट लिख लेना सर, वृषण के अंदर कई सेप्ट होते हैं, कई सेप्ट होते हैं। अब बताओ सेप्ट होते हैं बाबू लोग, एक सेप्ट में जो ये सेप्ट होते हैं, ये सेप्ट में बाबू लोग नलियां होता क्या वृषण के अंदर कई सेप्ट होते हैं, और ये सेप्ट के अंदर बाबू लोग दो से तीन ये सेप्ट है ना, इस सेप्ट के अंदर 2 से 3 कितना बाबू, 2 से 3 शुक्र जनन नलिका होगा, शुक्र जनन नलिका। तो बाबू लोग शुक्र जनन नलिका को इंग्लिश में हम लोग बाबू लोग सेमनीफेरस टिवुल्स कहते हैं। तो बाबू लोग कहने का मतलब क्या कि सर वृषण जो है वो संयोजी उत्तक से बने होते हैं, उस लेयरवा का नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और वृषण के अंदर कई सेप्ट होते हैं बाबू, कोई होते हैं कई सेप्ट होते हैं, और कई सेप्ट होने के कारण ये सेप्ट में प्रत्येक सेप्ट में कई है, लेकिन प्रत्येक में बाबू लोग कई सेप्ट है, लेकिन प्रत्येक सेप्ट में क्या, प्रत्येक सेप्ट में 2 से 3 शुक्र जनन नलिका होती है, और ये नलिका बाबू लोग, इसी नलिका में शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है, इसी नलिका से शुक्राणु का क्या हो पाता है, फॉर्मेशन हो पाता है बाबू लोग। बात समझ में आया कि सर ये जो लेयर उत्तक से बना उस संयोजी उत्तक के लेयरवा का नाम क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब वृषण के अंदर कई सेप्ट होते हैं, ध्यान बतिए रखना, वृषण के अंदर कई सेप्ट होते हैं, और ये सेप्ट में 2 से 3 नली होता है, उस नली का नाम है शुक्र जनन नलिका, इंग्लिश में बोला जाए तो सेमनीफेरस टिवुल्स। और इसी नली में स्पर्म का क्या पाता बाबू, फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछा गया बाबू लोग क्या, कि स्पर्म का फॉर्मेशन वृषण के अंदर कौन सा नली में होता है, तो मार देना आंसर क्या, सेमनीफेरस टिवुल्स इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में बात करेगा तो शुक्र जनन नलिका में शुक्राणु का निर्माण होती है। शुक्र जनन नलिका में किसका निर्माण होती है, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कौन सा नलिका में, तो शुक्र जनन नलिका में होते। देखो वृषण के अंदर कई सेप्ट है बाबू, या और ये सेप्ट से 2 से 3 नली निकल के इसी नलिया में से बाबू लोग क्या स्पर्म का फॉर्मेशन होती है, और सब नलिया एक नली मिलकर एक अधिवृषण के रूप में आता है, कुंडलित नली बनाता है, और फिर ये आगे शुक्र वाहिनी में चला जाता है। तो इतना आप लोग के समझ में आ गया होगा। बाबू लोग ऐड कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आया, वृषण के बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं कि वृषण पुरुष का प्रमुख जनन अंग है, इससे नरिग्मक स्पर्म बनते हैं, इसकी संख्या 2 होती है, ये दोनों जगहों के बीच अलग अलग स्थित होते हैं। जिस खोल में रहता है उस खोल का नाम है वृषण कोश। इसका बाबू लोग ये वृषण कोश का टेम्परेचर शुक्राणु निर्माण के लिए 34 से 35 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, अर्थात बॉडी से कितना कम होनी चाहिए, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होनी चाहिए। इसका टिश्यू का नाम क्या है, संयोजी उत्तक नाम है, कनेक्टिव टिश्यू नाम है। बाबू लोग इस लेयर का निर्माण करता है, उसके नाम है क्या, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। वृषण के अंदर कई सेप्ट होते हैं, कई पाली होता है बाबू लोग, वो पाली के अंदर 2 से 3 नली होता है, वो नली के नाम है शुक्र जनन नलिका, इंग्लिश में सेमनीफेरस टिवुल्स। और सेमनीफेरस टिवुल्स में ही शुक्र जनन नलिका में ही स्पर्म का क्या होते बाबू लोग, फॉर्मेशन हो पाता है। स्पर्म का क्या हो पाता है, फॉर्मेशन होता है। स्पर्म माने शुक्राणु का निर्माण होता है बाबू, क्या होती है, निर्माण होता है। तो बाबू लोग ये वाला बत्तियां लिख लेना, ठीक है, कि सर शुक्र जनन नलिका में ही शुक्राणु का निर्माण होता आता है। देखो बाबू यहाँ से कौन कौन बनता है, एक टॉपिक ये बनता है, हम पहले ही स्टार पॉइंट लगवा देते हैं। दूसरा टॉपिक ये बनता है कि इसका लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, टेम्परेचर वाला बात बनेगा, दूसरा का टॉपिक यहां से आता है। तीसरा का टॉपिक यही वाला बनता है,
तीन ऑब्जेक्टिव बनेगा, तीनों ऑब्जेक्टिव यहीं से रहेगा। कहां से? यहां से कि प्रमुख जननांग वृषण कहला ताकि एक स्पर्म बनता। दूसरा, स्पर्म के निर्माण के लिए कितना टेम्परेचर? तो 34 से 35 स्टार मार लेना, टेम्परेचर वाला आता है और प्रमुख जननांग वाला आता है। और तीसरा का आता है क्या कि शुक्राणु कहां निर्माण होती है, कौन सा नली में? तो आंसर होगा शुक्र जनन नलिका। तो बाबू लोग इतना समझ में आ गया होगा, हमको पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब बताओ बाबू, इन नलिया में का अपने से आ जाता है, नलिया में कुछ पाया जाता होगा तब में स्पर्म में बनता होगा। तो नली में बाबू लोग 3 गो कोशिकाएं होती हैं। कितनी कोशिका? 3 कोशिका होती हैं। तो बाबू लोग वृषण के अंदर क्या सेप्ट और सेप्ट के अंदर नली, और नलियों के अंदर कोशिका होती है। नलिया तो नली है, और नली में अपने से ही इंक आ जाएगा? नहीं नहीं बाबू लोग, एक में कुछ कोशिका होगा, कोशिका से ही स्पर्म बन पाती है। तो देखते हैं, मिटार के साफ कर देखते हैं, साफ कर देते हैं। देखो बाबू समझेगा। अब आगे बात है कि सर ये जो वृषण के अंदर होती हैं, वृषण के अंदर जो होता है ना, वो वृषण में कितने कोशिकाएं होती हैं? तो वृषण में कोशिका की संख्या कितनी होती है बाबू? कोशिकाएं कितनी होती हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं कोशिकाएं? 3 सेल्स होते हैं। वृषण के अंदर कितने सेल? 3 सेल होते हैं। कितने सेल होते हैं बाबू? 3 सेल्स होते हैं, 3 कोशिका होते हैं। वो 3 कोशिका के नाम देखो क्या? पहला कोशिका के नाम है बाबू लोग, क्या नाम है? जर्म सेल। क्या नाम है? जर्म सेल। दूसरा कोशिका के नाम है बाबू लोग सर्टोली सेल। सर्टोली सेल। और तीसरा कोशिका के नाम है अंतराली कोशिका। अंतराली कोशिका या अंतराली सेल। इसी को इंग्लिश में कहते हैं लैडी। क्या कहते हैं बाबू लोग? इसे हम लोग लैडी सेल, या इसी के गाने में बाबू लोग इंटरस्टेटियल सेल। इंटरस्टेटियल सेल। इंटरस्टेटियल सेल। क्या बाबू? इंटरस्टेटियल सेल या कोशिका होती है। तो बाबू लोग कहने का मतलब क्या कि सर इसमें जो कोशिका होते हैं, ये कोशिका जो होते हैं ना, ये 3 कोशिका है। वृषण के अंदर कितनी कोशिका? 3 कोशिका। सर ये कोशिका है, देखो ऑब्जेक्ट एकदम रियलिटी यहां से बनता है। देखो 3 को उधर बनाता है कि स्पर्म का आती है, पुरुष का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वृषण हो गया था आंसर। दूसरा, शुक्राणु के निर्माण के लिए कितना वृषण कोश का टेम्परेचर होना चाहिए? 34 से 35। और तीसरा था कि शुक्राणु कौन सा नलिका बनता है? तो शुक्र नलिका। और चौथा क्वेश्चन यही सा था, बहुत लोग शुक्राणु का निर्माण कहां से हो गया? जर्म जो सेल है ना, जर्म सेल, ये जर्म सेल बाबू लोग शुक्राणु का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। शुक्राणु का क्या करते हैं? निर्माण। कुछ बाबू फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो शुक्राणु को जो निर्माण किया वो जर्म सेल किया। अब इसको जो पोषण देगा, न्यूट्रिशन, तो बाबू लोग इसका जो पोषण देगा, स्पर्म का जो पोषण देगा, वो पोषण कौन दिया? ये जन्म दिया बाबू। देखो ये था ना, जो शुक्राणु के क्या किया? जन्म दिया, फॉर्मेशन किया, ठीक है। ये क्या करेगा? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कहने का मतलब क्या? पोषण। कुछ बाबू पोषण देगा। क्या देगा? पोषण देगा। क्या देगा? पोषण। अब बात समझना कि सर यही पोषण देता है किसको? स्पर्म। यही वाली तो क्वेश्चन वाले बाबू, यही वाली हाल है। एकदम देख लेना, हम जो बोल देते हैं ना वही वाला हाल रहता है क्वेश्चन। जो न बोलेंगे जो नहीं आएगा, एकदम रियलिटी इतना हमारा स्टार पॉइंट मारने में मजा नहीं आता है, वो अलग बात है, लेकिन आएगा यही वाला। देखो बाबू
शुक्राणु का निर्माण जर्म से, शुक्राणु को पोषण कौन से, सर्टोरी से। याद है ऑब्जेक्टिव में कि सर शुक्राणु का जो पोषण देता है वो कौन देता है, सर्टोरी से देता है। अब अगला बात, सर पुरुष का जो द्वितीयक लैंगिक हार्मोन होता है, दूसरा लक्षण माने पुरुष का मूछ आना, दाढ़ी आना, आवाज मोटा होना, कंधा चौड़ा होना, दाढ़ी मोटाना, बाले आना अनदर भागों में, स्पर्म में आना। सर ये कौन सा हार्मोन से, तो बाबू लोग अंतराली कोशिका जो होते हैं उन कोशिका या लैडिक सेल, लाइडिक सेल या इंटरस्टैटियल सेल जो होते हैं बाबू, ये सेल से, ये सेल से बाबू लोग, ये सेल से आपके अंदर द्वितीयक लैंगिक हार्मोन उत्पन्न करने वाला, द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने वाला हार्मोन उत्पन्न होगा। द्वितीयक लैंगिक लक्षण, लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने वाला हार्मोन उत्पन्न होगा बाबू, वो हार्मोन के नाम है एंड्रोजेन, एंड्रोजेन और टेस्टोस्टेरोन। तो बाबू लोग ये जो है ना, ये जो हार्मोन एंड्रोजेन एवं टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजेन एवं टेस्टोस्टेरोन, बाबू लोग इसी हार्मोन के कारण, इसी देखो बाबू एंड्रोजेन और टेस्टोस्टेरोन लिखिए सर कि हाँ सर एंड्रोजेन है ना, पुरुष के अंदर जितने भी लैंगिक वाला हार्मोन बनता है उस ग्रुप को हम लोग एंड्रोजेन कहते हैं, और ओकरा में से मेन कौन है बाबू, टेस्टोस्टेरोन। बच्चे समझ में आया कि सर बहुत सारे लड़कन के समूह को, एक 11 खिलाड़ी होती है क्रिकेट खेलने, वो 11 खिलाड़ियों के समूह को एक क्रिकेट खेल पाते हैं, ओकरम से एक मेन होता है कैप्टन। उसी प्रकार ग्रुप को क्या कर दिया, टीम क्या दी, टीम का नाम है एंड्रोजेन, लेकिन ओकरा में मेन कौन है, तो ओकरा में मेन कौन है बाबू लोग, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन के चलते लड़कों में मूछ आना, दाढ़ी आना, आवाज मोटा होना। इसका लक्षण क्या बाबू लोग लिख लेना, टेस्टोस्टेरोन के लक्षण आने से क्या होते हैं पुरुषों में, तो मूछ आता है, आवाज मोटा, आवाज मोटा होना, फिर मूछ दाढ़ी आना, मूछ दाढ़ी आना, कंधा चौड़ा होना, कंधा चौड़ा होना, ये इसका लक्षण है बाबू। ठीक है, किसका लक्षण है, इसका। तो अंतराली कोशिका, देखो वृषण के अंदर कितनी कोशिका, 3, जर्म सेल, सर्टोरी सेल, अंतराली कोशिका। जर्म सेल शुक्राणु का निर्माण किया, सर्टोरी सेल शुक्राणु को पोषण दिया, न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया, और अंतराली कोशिका लैंगिक सेल, इसी को इंटरस्टेटियल सेल, जो द्वितीयक लक्षण, द्वितीयक लैंगिक लक्षण माने सेक्स करने वाला लक्षण जो उत्पन्न होती है आप में, मोछदारी नहीं रहेगा, आवाज मोटा नहीं रहेगा, हाथ गोल चौड़ा नहीं रहेगा, तो आप सेक्स कर सकते हैं कभी नहीं। तो बोलो द्वितीयक लैंगिक लक्षण माने लैंगिक माने सेक्स करने वाला लक्षण उत्पन्न करने के लिए आपको अंदर एंड्रोजन एवं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना बहुत जरूरी है, जिसके कारण आवाज मोटा होती है, मुंह छाती है, दाढ़ी आना, कंधा चौड़ा होना। अलग अलग बात है कि गोल हाथ जो होते हैं ना, वो पतला से क्या होना, मोटा होना, इससे हार्मोन का है। हाथ मोटा होना, हाथ पैर मोटा होना, हाथ पैर का मोटा होना, मोटा होना, ये लक्षण है बहुत। ठीक है, तो वो लोग इतना आप लोग की समझ में आ गया। ठीक है, इतना आप लोग के समझ में आ चुका है क्या, कि सर ये जो वृषण के अंदर कितनी कोशिका, 3, जर्म सेल, सर्टोरी सेल, अंतराली कोशिका। जर्म सेल से शुक्राणु बनती है, सर्टोरी सेल से शुक्राणु पोषण मिल पाता, अंतराली कोशिका द्वितीयक लैंगिक लक्षण एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन। अब बाबू अंतराली कोशिका इंटरस्टेटियल सेल से यदि हार्मोन उत्पन्न नहीं होता है तो आपके अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण नहीं उत्पन्न होगा, और जब द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न नहीं होगा तो आप सेक्स कर सकते हैं, बच्चा को पैदा कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा, और जब नहीं कर पाइएगा तो दिक्कत होगा। तो इतना समझ में आ चुका होगा बाबू लोग। अब फटाफट झटाझट देखो बाबू लोग,
आप इतना पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इतना जब पढ़ चुके हैं तो आप लोग विश्वास करते हैं क्या कि वृषण के बारे में आज हम पढ़ चुके हैं। किसके बारे में पढ़ चुके हैं? वृषण के बारे में आज हम पढ़ चुके हैं। और अगला दिन अगला लेक्चर देखना न भूलिएगा, ठीक है। क्या बोलो, अभी हम थोड़ा सा उतना ज्यादा सेटअप नहीं हो पाया है। और बात है क्या कि सर ये जो है ना थोड़ी थोड़ी पढ़ना चाहिए, थोड़ा ज्यादा लॉन्ग वीडियो बनाते बाबू। तो आज वृषण के बारे में पढ़नी। अब अगला दिन ये जो देखो बाबू, फालतू को टॉपिक और पढ़ लेते हैं। ये जो अधिवृषण है ना, ये अधिवृषण, ये अधिवृषण, ये अधिवृषण बाबू, ये जो अधिवृषण है, ये अधिवृषण में क्या होती है? शुक्र, आप यहाँ तक समझ में आ गया, हमको पूर्ण विश्वास करो कि वृषण आपको समझ में आ गया। वृषण के अंदर कितनी कोशिका? 3 कोशिका, जैविक सेल, सर्कुलर सेल, अंतराली कोशिका। अंतराली को शुक्राणु का निर्माण कौन करता है? जैविक सेल करता है। पोषण कौन करता है? तो पोषण कौन देता है? भोजन कौन देता है शुक्राणु का? तो सर्कुलर सेल देता है। और वो लोग द्वितीयक लैंगिक लक्षण एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। देखो एंड्रोजन का एक मेन भाग कौन है? टेस्टोस्टेरोन। ऐसे करना, आवाज मोटा, मुंह छिदाड़ी आना, कंधा चढ़ाना, हाथ पैर मोटा होना प्रॉब्लम, ये आप सबको समझ में आ चुका होगा। तो हम लोग आपको समझ में आ चुका है इतना। अब आगे की ओर चलते हैं, अधिवृषण। दूसरा पार्ट अधिवृषण। अधिवृषण, वृषण खत्म हो गया था, अब अधिवृषण में आ रहा है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस, देखो बाबू एपिडिडाइमिस है क्या? एपिडिडाइमिस है क्या? तो देखना, बात समझना। सर इसमें कुछ नहीं होता, ये जो है ना, ये आपके अंदर कितना लंबाई इसका कितना होती है? ये नली है बाबू, इसका लंबाई आपको 6 मीटर मिलेगा। कितना मिला? 6 मीटर। ये कैसा नली है? तो कुंडलित नली है। कुंडलित नली, कैसा नली? कुंडलित नली है बाबू। देखो क्यों, कौन सा नली है? कुंडलित नली है बाबू। अब देखना सर, इसका लंबाई 6 मीटर, कौन सा नली? कुंडलित नली। बहुत लोग कहने का मतलब क्या, इसमें होता क्या? इसमें काम इसका ये बाबू, इसका कार्य क्या? फंक्शन। इसका कार्य बाबू फंक्शन से, इसका फंक्शन से बाबू लोग क्या, इसका फंक्शन ये है क्या? ये कहने का मतलब देख लो यहाँ पे, ये शुक्राणुओं का क्या करते हैं? शुक्राणुओं का संचय करते हैं। क्या करते हैं? संचय। संचय माने भंडारण करते हैं। क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? स्टोर। क्या करते हैं बाबू? संचय भी कर सकते हैं, भंडारण भी कर सकते हैं। यह शुक्राणु को संचय करने के काम करते हैं। और दूसरा काम एवं शुक्राणु की यह क्या करते हैं लोग? परिपक्व भी करते हैं। क्या करते हैं? परिपक्व। परिपक्व माने होता है विकसित। क्या होता है बाबू लोग? विकसित। इंग्लिश में बोला जाए तो मैच्योर करते हैं, मैच्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो बाबू लोग कहेगा, क्वेश्चन पूछता है शुक्राणु जमा कहाँ होती है? तो अधिवृषण। शुक्राणु विकास कहाँ होती है? शुक्राणु का मैच्योर कहाँ होता है, विकास कहाँ हो पाती है? तो बाबू लोग विकास भी अधिवृषण के अंदर। जहां पे शुक्राणु जमा होगा वहां पर तो क्या होती है? शुक्राणु तो विकसित हो पाएगा। जब घर पे रहते, घर पे खाना वाना खाते, सब चीज करते, तो घर पे ही बॉडी हमारा डेवलपमेंट करेगा। उसी प्रकार वृषण, तो वृषण से क्या बना? स्तर में बना। आई वाली जो अधिवृषण है बाबू, कौन वाला? ये वाला, ये ना जो अधिवृषण है। और इसी अधिवृषण में, इसी अधिवृषण में बाबू लोग शुक्राणु स्टोर हो पाते। क्या हो पाते हैं? स्टोर हो पाते। क्या हो पाते हैं? स्टोर। अगला बात, सर ये शुक्राणु स्टोर इसमें हो पाते हैं, बात सही है, स्टोर तो हो पाते हैं। और स्टोर वाला के साथ साथ विकसित भी हो जाते हैं, परिपक्व। लेकिन बाबू लोग अब शुक्राणु, अब अधिवृषण की संख्या कितनी होती है? 2। संख्या इसकी कितनी होती है बाबू लोग? तब अधिवृषण की भी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। जिस वृषण की संख्या 2 था, अधिवृषण की संख्या 1 इधर है, एक इधर है। और ये दोनों काम शुक्राणु को जमा करना इसमें, और शुक्राणु परिपक्व होना। अब यहां से एक नली निकला है बाबू, ये नली, ये नली के नाम है शुक्रवाहिनी। तो तीसरा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं बाबू लोग, शुक्रवाहिनी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? शुक्रवाहिनी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी को शुक्रवाहिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्रवाहिका।
अब बताओ शुक्रवाहिका सर पढ़ने जा रहे हैं तीसरा का टॉपिक क्या है? शुक्रवाहिनी। इसे इंग्लिश में वास्ट डिफरेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्ट डिफरेंस। क्या कहते हैं बाबू लोग? वास्ट डिफरेंस भी कहते हैं। डिफरेंस क्या कहते हैं? वास्ट डिफरेंस कहते हैं। हाँ, वास्ट डिफरेंस। अब बताओ ये जो है ना, ये अधिवृषण के संख्या कितने बाबू? दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। अधिवृषण के संख्या कितना? दो होते हैं। कितना होते हैं? दो। इसका काम क्या? शुक्राणु को संचय करना, हम परिपक्व करना। अगला बात है शुक्रवाहिनी वास्ट डिफरेंस। तो वास्ट डिफरेंस क्या होती है? वास्ट डिफरेंस एक नली बाबू, जो इसकी भी संख्या कितनी होती है? दो होती है। इसकी भी संख्या क्या होती है? दो, एक और दो। ये शुक्राणु को आगे ले जाने का काम करते हैं। शुक्राणु क्या करते हैं? ये आगे ले जाने का काम करते हैं। अब बताओ ये शुक्राणु को आगे ले जाने का काम करते हैं, तो शुक्राणु स्थिति क्या बहुत पता है? ये इससे शुक्राणु या शुक्राणु को अधिवृषण से या स्पर्म को अधिवृषण से शुक्राशय ग्रंथि में लाया हुआ। कहां पे लाया है? शुक्राशय ग्रंथि। अधिवृषण से शुक्राशय तक लाने का कार्य करता है। लाने का कार्य करता है। बस इतना ही इसका काम है, यही काम है इसको। शुक्रवाहिनी की संख्या दो होती है। देखो बाबू, शुक्रवाहिनी अधिवृषण से लेके ये शुक्राशय ग्रंथि तक की वाली जो नली यहां तक है, इतना ये जो नली है, इस नली को हम लोग क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी या स्पर्म को अधिवृषण से शुक्राशय तक लाने का कार्य करता है। तो बालू कितना समझ में आ गया होगा कि अधिवृषण की संख्या दो, इनकी लंबाई 6 मीटर होती है, कुंडलित नली है। अगर काम क्या है? शुक्राणु को संचय करना और शुक्राणु को जहां पे संचय होती है वहीं पर परिपक्व होना। अगला बात, शुक्रवाहिनी जो बालू क्या अधिवृषण से शुक्राशय ग्रंथि तक होती है। ये होते क्या? ये शुक्राणु को अधिवृषण से बालू शुक्राशय तक ले जाने का कार्य करते हैं। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, चौथा, जिसका नाम क्या है? फोर्थ वाला को बालू, फोर्थ वाला का नाम है शुक्राशय। क्या नाम है? शुक्राशय। तो हम आप लोग तीन चीज पढ़ चुके हैं, वृषण, अधिवृषण और शुक्रवाहिनी। वृषण, अधिवृषण और शुक्रवाहिनी। अब पढ़ेंगे वालों शुक्राशय। तो बाबू आज हम अभी तक बाबू क्या शुक्रवाहिनी तक पढ़ चुके हैं। तो चलते हैं क्या, ये देखो बाबू, अधिवृषण की संख्या दो होती है। कितनी होती है? दो। इसमें शुक्राणु स्टोर होती हैं, स्टोर होने के साथ साथ परिपक्व भी होते हैं। इसका लंबाई लगभग 6 मीटर होते हैं बाबू। आगे बात है क्या कि इससे जो नली निकला है शुक्रवाहिनी, वो शुक्रवाहिनी नली बाबू 25 सेंटीमीटर के होते हैं। कितना सेंटीमीटर के होते हैं? 25 सेंटीमीटर के होते हैं। इसका लंबाई कितना होता है बाबू? 25 सेंटीमीटर का होता है शुक्रवाहिनी की। और इसमें कुछ नहीं होता है, शुक्राणु केवल जाता ही है। कहां से कहां? अधिवृषण से कहां तक जाती है बाबू लोग? तो शुक्राशय तक जाने का काम करता है। आगे की बात बोला जाए तो मिटाते हैं, साफ करते से। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। अगला टॉपिक, तीन टॉपिक पढ़ चुके, वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी। अब आगे चौथा शुक्राशय। क्या पढ़ना है? शुक्राशय। शुक्राशय को ही क्या कहते हैं बाबू लोग? सेमिनल वेसल्स। तो बाबू लोग इसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम तुरंत। देखो शुक्राशय एक ग्रंथि है बाबू, और इस ग्रंथि से एक अच्छा लिक्विड स्रावित होता है। उस लिक्विड का नाम है शुक्राशय द्रव। इससे जो लिक्विड निकलता है बाबू,
जो द्रव्य स्रावित होता है उस द्रव के नाम क्या है? शुक्राशय द्रव। कौन सा द्रव नाम है? शुक्राशय द्रव। और ये द्रव बाबू लोग, इस द्रव में फ्रुक्टोज पाए जाते हैं। कुछ पाया जाता है फ्रुक्टोज, जिसके कारण बाबू लोग यहाँ पे देखो शुक्राणु वृषण से बने, आदि वृषण में जावा परिपक्व हुआ, यहां से गया यहाँ, और जैसे ही यहां से बाबू लोग यहाँ आती है तो इससे फ्रुक्टोज मिलता है। और जब फ्रुक्टोज मिलता है तो शुक्राणु क्या हो जाती है? सक्रिय हो जाती है। स्पर्म क्या हो जाते हैं बाबू? एक्टिव। क्या हो जाते हैं? एक्टिव माने सक्रिय। क्या हो जाते हैं बाबू? सक्रिय। तो बाबू लोग शुक्राशय ग्रंथि से जो लिक्विड स्रावित हुआ वो लिक्विड के नाम क्या है? वो लिक्विड के नाम है बाबू लोग शुक्राशय द्रव। इसमें क्या पाए जाते हैं? फ्रुक्टोज पाए जाते हैं। और जो बाबू लोग क्या स्पर्म को क्या करने के काम करते हैं? एक्टिव करने के काम करते हैं। क्या करते हैं? एक्टिव, सक्रिय करने के काम करते हैं। क्या करने के काम करते हैं? सक्रिय। तो बाबू लोग ये शुक्राणुओं को क्या करने का काम करते हैं? सक्रिय करने के काम करते हैं। अब आगे की बात है बाबू कि इतना आप लोगों की समझ में आ गया वो क्या कि शुक्राशय ग्रंथि की संख्या भी कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2। इससे जो लिक्विड स्रावित होता है उसे शुक्राशय द्रव कहते हैं, जिसके कारण शुक्राणु क्या हो पाते हैं? ये इसमें शुक्राशय द्रव में फ्रुक्टोज पाए जाते हैं, और फ्रुक्टोज के कारण स्पर्म में क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं, और मैंने कहने के मतलब काम करने लायक हो जाते हैं। अब आगे की बात है सर कि जो ये नली है यहाँ पे शुक्राशय वाला नली, ये दोनों नली मिलकर एक पतला एक नली बना दिया यहाँ तक, जिसका नाम है स्खलन नली। क्या नाम है बाबू? स्खलन नली। तो बाबू स्खलन नली ज्यादा कुछ नहीं है, देखो जैसे शुक्रवाणी था उसी प्रकार स्खलन नली है। स्खलन नली बाबू लोग इसका डिफिनेशन क्या होगा कि शुक्रवाहिनी और शुक्राशय नली, शुक्राशय नली मिलकर स्खलन नली का निर्माण करता है। स्खलन नली का निर्माण करता है। नली के क्या करता बाबू? ये निर्माण करता है। तो बाबू लोग ध्यान रखिएगा क्या कि जो शुक्रवाहिनी है ये वाला, यहाँ देखो यहाँ से जो शुक्रवाहिनी है ये, यहाँ से गांव नली आया, ये दोनों नदियां मिलेगा, माने एक इधर से गंगा एक इधर से गंगा, बीच वाले को जो नदियां बना ना उसी को यही नलिया के नाम क्या है बाबू? इसी को नाम क्या है? स्खलन नली। एने से शुक्रवाहिनी क्या है? एने से शुक्राशय दोनों आके मिलके एक नली बनाए, वो नली के क्या नाम है? स्खलन नली नाम है। बाबू लोग ये जाकर जो स्खलन नली है खुलते कहाँ है सर जी? तो ये स्खलन नली आके बाबू कहाँ खुला? पुरस्थ ग्रंथि में आके खुला, प्रोटेस्ट ग्लैंड में आकर खुला, पुरस्थ ग्रंथि से कहते हैं। तो बाबू लोग स्खलन नली, अगला पॉइंट, स्खलन नली कहां खुलती है आकर बाबू लोग? पुरस्थ ग्रंथि में आकर खुलती है। पुरस्थ ग्रंथि में आकर खुलती है, आकर खुलती है। कहां कर खुलती है? पुरस्थ ग्रंथि में। तो बात को ध्यान रखना बाबू कि जो सर स्खलन नली है ना, को नली स्खलन नली, ये नली शुक्रवाहिनी और शुक्राशय नली मिलकर स्खलन नली का निर्माण करता है। ध्यान में पता चल गया कि कौन नली बाबू? शुक्रवाहिनी और शुक्राशय नली मिलकर, ये दोनों मिलकर एक नली बनाया जिससे नाम है क्या? स्खलन नली। और ये नली आकर कहां खुल गया? पुरस्थ ग्रंथि में आकर खुल गया। कहां के खुल गया बाबू? पुरस्थ ग्रंथि में। अब आगे पढ़ते हैं सर 6 नंबर, पुरस्थ ग्रंथि है क्या? तो बाबू लोग पुरस्थ ग्रंथि को
एक और नाम है बाबू लोग प्रोटेस्ट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट लिखा गया है, प्रोस्टेट ग्लैंड। बाबू लोग पुरस्थ ग्रंथि को ही क्या कहते हैं हम लोग? प्रोटेस्ट ग्लैंड कहते हैं, प्रोटेस्ट ग्लैंड्स कहते हैं। तो बाबू लोग पुरस्थ ग्रंथि से क्या होती है? पुरस्थ ग्रंथि से एक लिक्विड सब एक सफेद, एक सफेद माने व्हाइट लिक्विड स्रावित होती है, द्रव स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? लिक्विड स्रावित होता है बाबू, स्रावित होता है, होता है। और इसमें बाबू लोग, इसमें जो गंध होता है ना, गंध, ये गंध पुरस्थ द्रव के कारण होती है। जो वीर्य में जो गंध होता है, वीर्य में जो गंध होता है, इसी के कारण होता है, पुरस्थ द्रव के कारण। तो बालोग शुक्राशय ग्रंथि आपको समझ में आ गया क्या? कि शुक्राशय द्रव को स्रावित करता है, इसमें फ्रुक्टोज पाया जाता है, जिसके कारण शुक्राणु सक्रिय हो जाती है। स्खलन नली क्या? शुक्रवाणी और शुक्राशय नली मिलकर सजी, ये दोनों मिलकर एक स्खलन नली बनाता है। एक की पट्टी स्खलन नली, एक की पट्टी नली, ये दोनों आके बाबू एक पुरस्थ ग्रंथि, पुरस्थ ग्रंथि की संख्या कितना है? एक, इसमें आकर खुल जाती है। बाबू लोग अब इसके आगे पुरस्थ ग्रंथि, तो पुरस्थ ग्रंथि सर जी इसकी संख्या एक है, और इससे जो लिक्विड स्रावित होता है ना, उसे पुरस्थ द्रव कहते हैं। जैसे शुक्राशय से स्रावित होने वाले द्रव को शुक्राशय द्रव कहते थे, उसी प्रकार पुरस्थ ग्रंथि से स्रावित होने वाले द्रव को पुरस्थ द्रव कहेंगे। इस द्रव के कारण शुक्राणु सफेद होते हैं। क्या होते हैं? सफेद। शुक्राणु कलर एक व्हाइट होती है, और इसी के कारण वीर्य क्या होते हैं बाबू लोग? वीर्य का कलर होता है, जो वीर्य का जो कलर होता है ना बाबू, आती से गंध, गंध इसी के कारण होते हैं, पुरस्थ द्रव के कारण। क्वेश्चन पूछेगा, वीर्य में जो बाहर आता लड़का से, जो वीर्य 3 से 4 ml बाहर आता, वो ईमेल में जो सफेद रंग के होता है, इसी कारण, कौन सा द्रव के कारण? पुरस्थ द्रव के कारण। और जो सर की गंध है, वो गंध भी इसी के कारण, सफेद भी इसी के कारण, गंध भी इसी के कारण। किसके कारण बाबू लोग? पुरस्थ ग्रंथि। तो बाबू लोग पुरस्थ ग्रंथि को प्रोटेस्ट ग्लैंड भी कहते हैं। पुरस्थ ग्रंथि को क्या कहते हैं? प्रोटेस्ट ग्लैंड कहते हैं, जिससे सफेद द्रव्य स्रावित होता है। जो बाबू लोग क्या? सफेद, हाँ, जो एक सफेद माने व्हाइट कलर के द्रव लिक्विड स्रावित होता है, उसी लिक्विड को पुरस्थ द्रव कहते हैं। और इसी लिक्विड के कारण शुक्राणु अति स्पर्म में जो गंध होता है, इसी कारण होती है। और सफेद भी होता है, तो इसी के कारण होता है। सफेद और गंध दोनों जो होते हैं, वो पुरस्थ द्रव के चलते होते हैं। और पुरस्थ ग्रंथि की संख्या ओनली 4, एक है। बाकी सबकी संख्या देखो, वृषण की संख्या 2, आदि वृषण की संख्या 2, शुक्रवाणी की संख्या 2, शुक्राशय की संख्या 2, और स्खलन नली की संख्या 2। लेकिन मात्र ये जो दिल जैसा है, इसकी संख्या, पुरस्थ की संख्या कितना? एक। ऐसे पुरस्थ ग्रंथि से पुरस्थ द्रव स्रावित होता है, और पुरस्थ द्रव के कारण वीर्य में गंध होती है। और क्या होती है? वीर्य सफेद होता है। बत्तियां लिख लेना, पुरस्थ द्रव के कारण वीर्य सफेद एवं उसी कारण गंध भी होती है। अब आगे की ओर चलते वालों, जाता है कैसे? तो चलते हैं आगे की ओर, लिख लेना स्क्रीनशॉट। तो बहुत लोग आप पुरस्थ ग्रंथि तक पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े तो फिर से देख लीजिए अभी पुरस्थ ग्रंथि के बारे में। टाइम चल रहा है पुरस्थ ग्रंथि बाबू। छठा, पुरस्थ, पुरस्थ ग्रंथि, इसी कहते प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि। देखो बाबू, इससे एक सफेद,
सफेद लिक्विड द्रव स्रावित होता है। कैसा द्रव स्रावित होता है? सफेद। अब जिसी को हम लोग क्या कहते हैं? पुरस्थ द्रव कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम लोग? जिसे पुरस्थ द्रव कहते हैं। पुरस्थ द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरस्थ द्रव कहते हैं। कौन सा द्रव कहते हैं? पुरस्थ द्रव कहते हैं। जैसे हम अब आगे बात है कि सर इसे पुरस्थ द्रव कहते हैं, बात सही है। इसी द्रव के कारण, पुरस्थ द्रव के कारण बाबू लिख लेना पॉइंट, नोट पॉइंट ये आता है ऑब्जेक्टिव में आपका। पुरस्थ द्रव के कारण, पुरस्थ द्रव के कारण वीर्य में, वीर्य सफेद एवं इसमें गंध पाए जाते हैं। इसमें गंध पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। तो इतना आप जान लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट करके ही आता है ऑब्जेक्टिव में कि पुरस्थ द्रव के कारण ही वीर्य सफेद एवं इसमें गंध पाए जाते हैं। वीर्य में जो गंध होते हैं लोग, वो गंध इसी कारण पुरस्थ द्रव के कारण होता है। अब अगला पॉइंट चलते लोग, कॉपर ग्रंथि 7वां। इस समझ में ना आया? इससे कौन द्रव बाबू? सफेद द्रव। जिसे कौन सा द्रव कहते हैं? पुरस्थ द्रव कहते हैं। इसी के कारण वीर्य क्या होते हैं? सफेद एवं इसमें गंध होते हैं। इसमें गंध जो पाए जाते हैं इसी पुरस्थ द्रव के कारण। कौन सा द्रव के कारण? पुरस्थ द्रव के कारण। अब अगला पॉइंट, 7वां पॉइंट बाबू, कॉपर ग्रंथि। कॉपर ग्रंथि, जो कॉपर ग्रंथि देखो बाबू, पुरस्थ ग्रंथि की संख्या कितना था? मात्र एक था। कितनी थी? पुरस्थ ग्रंथि की संख्या कितना था? मात्र एक था। इससे पुरस्थ द्रव स्रावित होता था। अब आते हैं कॉपर ग्रंथि काम क्या है। तो देखो कॉपर ग्रंथि यहां पर बाबू शीशन है ना, शीशन मेन फुतुंगिया शुरुआती भाग में जो होता है उसी को कॉपर ग्लैंड्स कहते हैं। इससे कुछ लिक्विड स्रावित होता है बाबू। देखो इससे जो लिक्विड स्रावित होता है, वो लिक्विड जो स्रावित होता है ना, वो लिक्विड इसलिए होती है जब हम लोग पुरुष जब सेक्स करता है ना, सेक्स मैथुन, जब बाबू जब पुरुष मैथुन, मैथुन मैंने सेक्स करता है तब इससे 2 बूंद, 2 से 3 बूंद द्रव स्रावित होता है। 2 से 3 बूंद क्षारीय द्रव, क्षारीय द्रव स्रावित होता है। क्षारीय द्रव स्रावित होता है, जिसके कारण जी मूत्र मार्ग है बाबू, मूत्र मार्ग, मूत्र निकलने वाला बाहर है, इसी रास्ता यह वीर्य निकलता है। जिस रास्ता से मूत्र निकलता है उसी रास्ता से क्या निकलती है? वीर्य निकलता है, सीमेन। क्या निकलता है बाबू? वीर्य। वीर्य जो लड़का से जो निकलता है सफेद माड़ की जैसा, जो चावल का जो रस होता है उसके जैसा, जिसे हम लोग सीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमेंट। तो बाबू लोग इस सीमेंट जो होता है ना, वो सीमेंट बाबू लोग वीर्य, वो वीर्य में जो क्या पाए जाते हैं? स्पर्म। इसमें क्या होते हैं मौजूद? स्पर्म शुक्राणु होते हैं। देखो जैसे पानी के अंदर मछलियां होती है, उसी प्रकार वीर्य के अंदर स्पर्म होते, बहुत मिलियनों में होते हैं। तो बाबू लोग यो वीर्य जो होते हैं पुरुष से जो बाहर निकलता है 3 से 4 मिनट, उसमें लगभग 80 से 100 मिलियन शुक्राणु होते हैं। लगभग कम में, ज्यादा में कई हो सकता, कम तक मिनिमम बाबू लोग 80 से 100 मिलियन शुक्राणु होते हैं, कम से कम होते हैं। अब बाबू लोग ये जो होता है ना, वह स्पर्म में होता है ना। मूत्र हम लोग जानते हैं, मूत्र क्या होते हैं?
मूत्र भाव लोग अम्लीय होते हैं। मूत्र क्या होते हैं? अम्लीय। और अम्लीय होने के कारण स्पर्म की मृत्यु हो जाती है। देखो, जैसा ही स्पर्म निकलेगा, मूत्र मार्ग अम्लीय होता। मूत्र क्या होते हैं? अम्लीय। अम्लीय होने के कारण शुक्राणु क्या हो जाएगा भाव लोग? मृत्यु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृत्यु। इसी कारण ये अम्लीय से बचाने के लिए ये कॉपर ग्रंथि जो है बिंदु के जैसा शुरुआती में पाया जाता है, इससे लिक्विड स्रावित होता है, और ये अम्लीय होता है ना, उसे क्या कर देता है, जिसके कारण मूत्र मार्ग को अम्लीय से एसिडिक से क्षारीय में बदल देता है। क्षारीय, जिसके कारण मूत्र मार्ग को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। तो वो लोग आपको समझ में आ गया वो क्या कि कॉपर ग्रंथि होता है ना, ये कॉपर ग्रंथि की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2। अब हम लोग जब 2 होता है तो ये जो होता है ना मूत्र, हम लोग जानते हैं मूत्र क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। और अम्लीय होता है तो हम लोग जब पुरुष सेक्स करती है, तो जब सेक्स करेगा तब नहीं निकलेगा। तो जब मनुष्य सेक्स करता है या मैथुन करता है, हस्त मैथुन धुनता है, तो धुलना के बाद जो 3 से 4 बूंद इससे 3 से 4 बूंद लिक्विड स्रावित होता है, जो क्या करती है, ये जो अम्लीय रास्ता है ना उसे क्षारीय बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बना देता है? क्षारीय बना देता है। अम्लीय से क्या बना देता है? क्षारीय। तो कॉपर ग्रंथि की संख्या 2, वो भी मटर के दाने की जैसा होती है। ये जब हम लोग सेक्स करते हैं लोग, तब जो वीर्य निकलता है उस टाइम ये काम करता है। उस टाइम क्या काम करता है? आने से पहले ये अम्लीय को क्या में बदल देता है? क्षारीय में। मानी मेन गेट वाला गेटमैन के आदमी के जैसा काम करता है। ये कहेगा अरे आ रहा है प्रधानमंत्री, आ रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन? स्पर्म। सर प्रधानमंत्री स्पर्म में आ रहे हैं, तो ये एकदम हालिस हो, अरे अम्लीय हो रही, क्षारीय बनाओ। ये हालिस लोग 2 से 3 बूंद निकालेगा लिक्विड, और ये रस्तैया को अम्लीय को क्या बना देगा? क्षारीय बना देगा। क्या बना देगा? जैसे हम लोग नहीं, और प्रधानमंत्री वाला तो पूरा सिक्योरिटी लगा देता है पुलिस लोग रोड पर। उसी प्रकार जब स्पर्म में आने वाला होता है तो इसे नोटिफिकेशन मिल जाती है, और जब नोटिफिकेशन मिल जाता है तो ये लोग हाली क्या ये 3 से 4 बूंद स्रावित करता है, या अम्लीय को क्या बना देता है? क्षारीय, जिसके कारण मृत्यु नहीं हो पाता। अम्लीय से क्षारीय बनाने एक अलग बात है। दूसरा काम है क्या? ये जो घर्षण होता है ना, इसमें घर्षण वो घर्षण को कम कर देता, यह घर्षण को कम कर देता है। ये घर्षण को कम कर देता है। ये घर्षण को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो वो लोग जो लगा जादू, देखो ये स्पर्म यहां तक ठीक है, वो लोग यहां तक स्पर्म आया, ठीक है। और जैसा यहां से आने वाला तो इससे लिक्विड स्रावित होगा, ये अम्लीय को क्षारीय मत लेगा, और जिसके कारण इसमें कुछ दिक्कत ना हो आय में ना, प्रधानमंत्री कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार जब प्रधानमंत्री कोई दिक्कत ना होनी चाहिए तो इस घर्षण को कम कर देता है। ये जो लिक्विड स्रावित करता है ना, वो लिक्विड घर्षण को कम कर देता है, और अम्लीय को कुछ में चेंज कर देता है, क्षारीय में चेंज कर देता है। तो अब बाबू लोग अब फटाक से बाहर निकलेगा, और जो निकला वो क्या कहला गया? जिस पाइप की सहायता से निकला उस पाइप का नाम क्या है? पेनिस। का नाम है बाबू? पेनिस। का नाम है रे? पेनिस नाम है। तो वो लोग इतना समझ में आ गया वो क्या कि सर वीर्य जो होते हैं वो पानी है मानिए, और पानी के अंदर मछली है, मछली को हम लोग मान लिया स्पर्म, और पानी को मान लिया क्या? वीर्य। मानी वीर्य के अंदर क्या होते हैं? स्पर्म होते हैं। तो पुरस्थ ग्रंथि छठा पढ़ रहे हैं तो क्या ये पुरस्थ ग्रंथि बाबू, ये जो है ना ये पुरस्थ ग्रंथि की संख्या 1 होती है। कितना होती है? 1। और एक से सफेद जो लिक्विड जो बनता है ना, जो बाहरी निकलता है ने वीर्य 3 से 4 ml, इसी के कारण सफेद होता है बाबू। और जो गंध होता है थोड़ा खराब गंध होती है, वो जो गंध होता है ना, उस गंध इसी के कारण होता है। और जब बाबू लोग कॉपर ग्रंथि की संख्या कितने हो गया? 1 और 2 हो गया। ये सीजन के शुरुआती भाग में होता है, जो पैपा ना सेक्स करने वाला उस शुरुआती भाग में होता है बाबू लोग, ठीक है। और जब शुरुआती भाग में होता है तो काम तो अभी हम बतावे कि मार्ग जो होता है ना मूत्र मार्ग, ये मूत्र मार्ग को अम्लीय रहता, पहले मूत्र आता है अम्लीय हो जाता है रास्ता, उसे क्षारीय में बना देता है, और थोड़ा बहुत चिकनापन प्रदान करता है। चिकनापन होने के कारण थोड़ा लगहड़ कम हो पाता है,
तो आगे की ओर चलते बाबू लोग कि सेशन है क्या, पेनिस। तो पेनिस पुरुषों का एक सेक्स करने वाला ऑर्गन है बाबू, जिसे इसी के माध्यम से सेक्स हो पाता है। ये वेजाइना के अंदर जा पाता है, स्त्रियों के योनि में वेजाइना में ये एंट्री कर पाता है। और जब एंट्री करता है तो बाबू लोग ये वीर्य उसके वेजाइना के अंदर प्रवेश करके फैलोपियन ट्यूब में पहुंच पाता है। तो बाबू लोग सेशन की लंबाई 5 से 6 इंच होती है, 5 से 6 इंच होता है। अब बताओ इसका लंबाई जब 5 से 6 इंच होता है, एक काम क्या है, तो बाबू लोग या वीर्य को या स्पर्म को या वीर्य को, ठीक है, या वीर्य को मादा के योनि माने जिसमें हम लोग ये वाला प्रवेश करवाते हैं, जिसमें ये वाली प्रवेश करवाते हैं उस जगहिया के नाम है योनि माने वेजाइना कुछ कहते बाबू, वेजाइना ये वेजाइना में या वीर्य को मादा की योनि में भेजने के काम करता है, भेजने का कार्य करता है, भेजने का कार्य करता है। तो वह लोग यह वीर्य को मादा की योनि में भेजने का कार्य करता है। बस ये तो काम था सेशन के। अब देखना बाबू लोग, ये जो फैलता है सिकुड़ता है, कभी लड़का में देखो इतना बड़ा है तो कभी सिकुड़ने जब मन किया तो टाइट हो गया, जब मन नहीं करा तो सिकुड़ कर छोटा हो जाते हैं। तो देखना ये जो रेड कलर का ना, ये इसमें जगह खाली होती है, ठीक है, जगह खाली होती है। और जब ये रेड कलर की जो जगह खाली है, तो जब माइंड में निगेटिविटी आती है, सेक्स करने का मन करता है, तब मान लो ये इसमें जो ब्लड होता है ना, ये खाली जगह ब्लड आया, फटाफट सब सूप भर गया तो टाइट हो गया। और जब टाइट हो गया भाव लोग, तो समझ लो कि जब वीर्य स्पर्म जब बाहर नहीं आएगा, जब तक कि लूज नहीं होने वाला, लोहा की तरह हो जाती है लगभग। तो भाव लोग ये जो होता है ना, ये जो होती है ना, ये भाव लोग कहानी का मतलब क्या कि इससे जो स्पर्म बाहर आती है, जब स्पर्म बाहर नहीं आएगा जब तक कि नाजुक हो ही नहीं सकता है। तो भाव लोग जब किसी को देखते हैं, लड़का जब लड़की को देखता है यार, और कुछ मन निगेटिविटी फैलता है माइंड में, तब ये धीरे धीरे टाइट होने लगती है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है। और जब ब्लड सर्कुलेशन इसमें बढ़ जाती है तो ब्लड आकर भर जाती है, जिसके कारण ये टाइट हो जाता है। अगर इस टाइम काट दिया जाए, अगर उसी टाइम काट दिया इसे जाए, तो बहुत ज्यादा ब्लड बहेगा कि नहीं, क्योंकि उस समय ब्लड आके इसमें भरल था, काट दिए तो समझ लो क्या दिक्कत होगा आदमी को। तो मान लो इस सेशन के काम था, और बहुत ही ज्यादा पढ़ चुके हम लोग वीर्य। अगला पॉइंट जो मटेरियल जो निकला वीर्य, यही मटेरियल निकला था बाहर। वीर्य को हम लोग इंग्लिश में सीमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमेन। सर वीर्य है क्या? तो वीर्य जब मनुष्य सेक्स करता है तो 3 से 4 ml वीर्य निकालता है। कितना ml बाबू? 3 से 4 ml वीर्य निकालता है। यदि इससे कम ml होती है तो फर्टिलाइजेशन, बच्चा जन्म लेने की संभावना बहुत कम रहती है। और लगभग मिनिमम की बात किया जाए, मिनिमम की बात किया जाए तो 1 ml में कितना स्पर्म होना चाहिए? 1 ml वीर्य में लगभग बाबू लोग 20 मिलियन, कितना मिलियन स्पर्म होना चाहिए? 20 मिलियन स्पर्म होना चाहिए। एक मिनिमम की बात किया जा रहा बाबू, मिनिमम यदि बच्चा जन्म देना है तो आपके 1 ml वीर्य में लगभग 20 मिलियन स्पर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्पर्म। कितना होना चाहिए बाबू लोग? 20 मिलियन। बोला जाए 4 ml में सर जी, तो 4 ml में कितना हो जाएगा? टोटल 80 मिलियन हो जाएगा। कितना मिलियन हो जाएगा? 80 मिलियन। तो बाबू लोग मिनिमम की बात कर रहे हैं, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा करोड़ों में भी हो सकता है। तो बाबू लोग 30 से 40 करोड़ होता है, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम की बात करेगा, मैक्सिमम तो बाबू लोग 30 से 50 करोड़, 30 से 50 करोड़, समझना बाबू। मिनिमम की बात करेगा तो 80 मिलियन, 80 मिलियन से 100 मिलियन, 80 मिलियन से 80 से 100 मिलियन, 80 से 100 मिलियन। और जब मैक्सिमम की बात करेगा तो करोड़ों में होगा।
भाव लोग वीर्य जो होता है, ये वीर्य सफेद होते हैं। जो गंध होता है इसमें पुरस्त द्रव के चलते था, जो सफेद था इसी द्रव के चलते था। ये एक बार में कितना निकलती है, इससे 3 से 4 ml वीर्य निकलता है। मिनिमम बात किया जाए इसमें कितना स्पर्म होना चाहिए, तो 1 ml में कितना होना चाहिए, 20 मिलियन, और 4 ml में लगभग 80 से 100 मिलियन। मैक्सिमम की बात किया जाए तो 30 से 40 करोड़ स्पर्म होती है। ठीक है, अब आगे बात किया जाए सर, ये जो बना ना, ये वीर्य बनने में, तो भाव लोग वीर्य बनने में कौन कौन सा ग्रंथि ज्यादा भाग लिया, तो मेन ग्रंथि भाग लिया होगा शुक्राशय ग्रंथि भाग लिया, ये शुक्राशय ग्रंथि भाग लिया, वृषण भाग लिया और पुरस्थ भाग लिया। ये 3 को मेन था। शुक्राणु द्रव्य वीर्य बनाने भाव लोग कौन कौन ग्रंथि मेन था, तो आंसर लिख लेना, ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। ये वृषण से शुक्राणु द्रव निकलती है, और एक से शुक्राशय द्रव, और एक से पुरस्थ द्रव। जब ये 3 द्रव मिलता है ना बाबू, तब वीर्य का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो पाता है, वीर्य का निर्माण हो पाता है। तो वह लोग आपको समझ में आ चुका है, इन सभी ऑर्गेनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वृषण में शुक्राणु बना था, आदि वृषण में शुक्राणु बना, आदि वृषण में जमा स्टोर हुआ, परिपक्व हुआ, यहाँ से यहाँ तक आने काम क्या, ये शुक्राशय था। जो वह लोग वीर्य आती, जब शुक्राशय द्रव निकला तो वह लोग स्पर्म को फ्रुक्टोज मिला, फ्रुक्टोज मिला तो एक्टिव हो गया, सक्रिय हो गया। अब शुक्राशय मिलकर अब अधिवृषण मिलके ये शुक्रवाहिनी का थी, शुक्रवाहिनी मिलकर और शुक्राशय मिलकर स्खलन नली बनाया था। अब स्खलन नली दोनों तरफ से पुरस्थ नलिका में आकर खुला था। अब बाकी जो शिशन के ऊपरी जो ये 2 ग्रंथियां, इसे कॉपर ग्रंथि कहती है। कॉपर ग्रंथि काम था घर्षण को कम करना, अम्लीयों को क्षारीय में बदलना। तो बाबू लोग वीर्य क्या होते हैं, वीर्य भी क्षारीय होते हैं। वीर्य क्या होते हैं बाबू लोग, क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय। तो बाबू लोग लिख लीजिएगा, वीर्य क्षारीय होते हैं। ये 3 से 4 ml जब सेक्स करते हैं तो निकलता है कितना, 3 से 4 ml। और मिनिमम की बात किया जाए तो 1 ml में कितना स्पर्म होती है, 20 मिलियन होती है स्पर्म में। और लगभग 4 ml में कितना हो जाएगा, 80 से 100 मिलियन। और मैक्सिमम की बात करें ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 करोड़ की बात किया जाएगा। शिशन की लंबाई 5 से 6 इंच होती है। यह वीर्य को मादा की योनि में भेजने का कार्य करता है। तो बाबू लोग आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम बताने की कोशिश की है और पूरा डिटेल के साथ बताए हैं। तो चलते हैं बाबू लोग, यदि समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा बाबू लोग, ताकि बाबू लोग हमारा मनोबल और ऊंचा हो, ज्यादा और ऊंचा हो। तो जय हिंद, जय भारत।